तो जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। हमने लास्ट क्लास में इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा था और इंटीग्रेटेड रेट लॉ या रेट इक्वेशन के अंदर हमने बात कर ली थी फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की, उसके इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ वगैरह वगैरह, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने इससे पिछली क्लास में किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सुनना बात ध्यान से। सबसे पहली बात, सूडो वर्ड का तो मतलब आपको पता ही होगा, फॉल्स। सूडो वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉल्स। इसका मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी नहीं, बट ये बिहेव करेगी एज ए फर्स्ट ऑर्डर। मतलब आपको देखने में कभी नहीं लगेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, बट इसका बिहेवियर कैसा होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा होगा। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब सुना ध्यान से, यानी जैसे कि हमें इस शब्द का मतलब भी समझ आ रहा है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ना होके बट बिहेवियर फर्स्ट ऑर्डर का शो करेगी, तो भैया डेफिनेशन में भी हमें वही लिखना है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन which is not actually first order but act like a first order reaction, but act like a first order reaction। अब सुनना, अगर मैं ऐसी रिएक्शन के एग्जांपल की बात करूं तो एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल दे रखा है। एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर हम बात करें तो सुनना ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O, O और C2H5, ये एस्टर है। ठीक, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें पानी भी चाहिए होता है और एसिडिक मीडियम में करते हैं। अच्छा, अगर अल्कलाइन मीडियम में करने लोगे तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात है, जब आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर रहे हो और वो भी कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, तभी ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब मेरी बात सुना ध्यान से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ होता क्या है? CH3 C डबल OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और C2H5OH यानी क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। यानी सिंपल शब्दों में हुआ क्या है? यहां से बॉन्ड टूट गया है और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और एक तरफ से क्या बन गया है? अल्कोहल बन गया है। अब मेरी बात समझो, अगर मैं आपसे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछूंगा तो आप लोग कितना बताओगे भाई साहब? मॉलिक्यूलरिटी क्या बताया था? कितने रिएक्टेंट है ये काउंट करना होता है। एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, दो, मतलब टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है। क्या है? तुम शायद क्लास में मिसिंग थे उस दिन, बताया था ये मिसिंग था। हाँ, मुझे याद है कि ये मिसिंग था क्लास में। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, शांत रहो। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है। सिर्फ काउंट क्या करते हैं? नंबर ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लिया लेट से, अगर मैं यहाँ स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ लगेगा नहीं बट कह रहा हूं, अगर मान लिया किसी रिएक्शन में यहाँ स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगा हुआ हो तो 2 इसको और 1 इसको, यानी टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी सब कुछ काउंट करते हैं प्रॉपर। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है। इस रिएक्शन को देख के लग रहा है कि रेट सर इस एस्टर के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए। क्या है? एस्टर है और वाटर के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए। मतलब ऑर्डर तो फर्स्ट नहीं होना चाहिए था, हमारे हिसाब से यहाँ देख के सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था, बट ये ऑर्डर कैसा होता है इसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट बात, सर ये फर्स्ट ऑर्डर हुई कैसे? ठीक है, मान लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें लग रहा था सेकंड ऑर्डर होगी लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है, बट ये फर्स्ट ऑर्डर है कैसे? हाँ बताओ, क्या कह रहे थे? नहीं, सेकंड ऑर्डर नहीं पढ़ना है हमें। हाँ ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, लेकिन ये कैसे है फर्स्ट ऑर्डर, इसको समझते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये एस्टर है, वाटर है। अगर मैं वाटर किस में ले लूं? एक्सेस में ले लूं। किस में ले लूं? एक्सेस में। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार नाम सुना होगा कि जब भी कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में ले लो
तो रेट उस पर डिपेंड नहीं करता। सही बात है, क्योंकि वो तो मौजूद है एक्सेस अमाउंट में, तो मतलब रेट वाटर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ये किसमें अवेलेबल है, एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है जो कम अमाउंट में है, रेट टोटली किस पे डिपेंड करेगा, उसी पे डिपेंड करेगा। मतलब वाटर से रेट इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब बचा क्या मेरे पास, एक ही तो बचा, यानी अपने आप रिएक्शन कैसे हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। फर्स्ट है हाँ, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अगर हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात करें तो वैसे केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C6 C12 24 O11, ये होता है केन शुगर। क्या होता है, केन शुगर। जब इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो C6H12O6 यही बनेगा, दो मॉलिक्यूल C6H12O6 C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। तो ये केन शुगर किसका पॉलीमर होती है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। तो जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज मिलेगा एक फ्रक्टोज मिलेगा। और जब इसका इन्वर्जन करते हो तो इन्वर्टेज एंजाइम चाहिए होता है, और जो है एसिडिक मीडियम और वाटर चाहिए होता है। अब मेरी बात सुनना, तो हमें देख के लगेगा कैसा है, वाटर और केन शुगर दो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा फील होगा कि ऑर्डर कैसा होना चाहिए था, दो। बट फिर से वाटर एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से रिएक्शन क्या होगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी वाटर से, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। हाँ, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला फैक्टर जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। वो क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी सिंपल शब्दों में मैं बोल सकता हूं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब सुना जानते, ये कई सारे चीजों पे डिपेंड करता है। अगर मान लिया रिएक्टेंट सॉलिड हुआ तो वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। अगर मान लिया कोई रिएक्टेंट सॉलिड है और कुछ लिक्विड है और कुछ क्या है, गैसेस हैं, तो गैसेस का रेट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या, सॉलिड एंड लिक्विड। क्योंकि आपको पता है गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होते हैं, इसलिए वहां रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या बॉन्डिंग जहां है, यानी इंटरमोलिकुलर जो बॉन्डिंग है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, उनके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो वो रिएक्शन स्लो होगी, और अगर बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। यही सारे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं क्या, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज यानी रिएक्टेंट को डिसाइड करते हैं। यहां आप एक चीज बस रख के लिखोगे, वो क्या है कि सॉलिड से ज्यादा रिएक्शन फास्ट किसमें होगी, लिक्विड में होगी, और लिक्विड से ज्यादा किसमें होगी, गैस में होगी। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सरफेस एरिया के। किसके होगा, सरफेस एरिया के। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास सेकंड फैक्टर जो आता है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा, आपने सिर्फ रेट लॉ पढ़ा था, तो आपने रेट लॉ में अगर आप बात करो फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर रेट क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप सेकंड ऑर्डर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, रिएक्टेंट की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो कर रहा है, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ करके। अगर आपको याद है तो जीरो ऑर्डर में ये 0 पावर होता था, और 0 का मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ दूं तो हर एक केस में
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड करेगा। यहां लिमिटेशन क्या है, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको छोड़ करके एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। और इसके बारे में हम बात कहां कर चुके हैं कि भैया रेट कितना डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, जहां हमने रेट लॉ पढ़ा था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर सेकंड ऑर्डर है तो स्क्वायर ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी होगी और इसकी बात आपने रेट लॉ में कर ली है। क्लियर बात। अब आगे चलता हूं मैं, थर्ड फैक्टर। जो तीसरा फैक्टर है वो है बच्चे टेम्परेचर। वो क्या है, टेम्परेचर। इसके बारे में हम आज ही की क्लास में बात करने वाले हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है भैया, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। यानी एक थ्योरी आप आगे जाके पढ़ोगे, कोलिजन थ्योरी। रिएक्शन होती क्यों है, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट ज्यादा होगी, और अगर मूवमेंट यानी कहीं भगदड़ जब मच जाती है तो भैया ज्यादा इंजरी, ज्यादा लोग मर जाते हैं। क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो किसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मतलब कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। वैसे अगर हम बात करें अभी हम आज ही क्लास में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट नाम की एक चीज होती है। कुछ रिएक्शन के लिए जब भी आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन से इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन से टेम्परेचर को कम कर दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो टेम्परेचर के फैक्टर के बारे में अभी हम आज की क्लास में बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला फैक्टर जो है बच्चे वो क्या है, कैटलिस्ट है। वो क्या है, कैटलिस्ट। तो आपको पता है कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और वो एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो रिएक्टेंट चाहता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, और कैटलिस्ट क्या करते हैं, हो जाएंगे और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और इससे क्या होगा, रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। कैटलिस्ट का भी क्या फर्क पड़ेगा ये भी हमें आगे देखना है। ठीक है ना। तो एक तो हो गया कैटलिस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, और नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। इसके बाद अगर हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन या फिर सोलर एनर्जी। जैसे बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं। जैसे आपको अगर याद हो तो डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl आपने क्लास 10 में पढ़ा था, तो भी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन जो किसी ना किसी रेडिएशन, यूवी रे, सनलाइट किसी ना किसी के प्रेजेंस में होती हैं। तो भैया अगर रेडिएशन का अमाउंट बढ़ा दोगे तो क्या होगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। रेडिएशन कम कर दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर हो जैसे प्रेशर, लेकिन प्रेशर सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए होता है। अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट लिक्विड है या फिर सॉलिड फॉर्म में है तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है कि इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो एक एफ में तो आप प्रेशर लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में करके क्या लिखना है कि ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। प्रेशर लेकिन किसके लिए, फॉर गैसियस रिएक्शन। यानी अगर गैसियस रिएक्शन है तभी प्रेशर का फर्क पड़ेगा, अदरवाइज गैसियस रिएक्शन के अलावा अगर कोई रिएक्शन हुई तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बात। इतना अगर नोट डाउन कर लेंगे तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आज टेम्परेचर की। तो हेडिंग डालेंगे अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मतलब टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये समझने वाले हैं। आप सुना ध्यान से। सबसे पहली बात कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो
तो क्या होता है, रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। हाँ, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल। मतलब क्या हुआ कि लेट से मान लिया मेरे पास एक रेट कांस्टेंट के था और टेम्परेचर क्या था मेरे पास टी। रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा अगर मैंने टेम्परेचर कितना कर दिया, T+10 कर दिया। रेट कांस्टेंट 2K से कितना हो जाएगा, 4K हो जाएगा अगर मैंने रेट कांस्टेंट T+20 कर दिया, यानी फिर से 10 डिग्री राइज कर दिया। और ये 4K से कितना हो जाएगा, 8K हो जाएगा अगर मैंने T+30 कर दिया। तो आई थिंक क्लियर है कि 10 डिग्री राइज होगा तो क्या क्या हो जाएगा, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अच्छा बताओ, K की वैल्यू डबल हो रही है तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। आपने क्या पढ़ा है, R इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर n। भाई अगर K डबल हो रहा है ऑब्वियसली पूरा रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर मैम। तो मतलब हम यहाँ पढ़ रहे हैं K के बारे में ही, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अगर K डबल हो रहा है तो रेट भी क्या होगा, ROR क्या होगा, ऑल्सो गेट डबल्ड। यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्लियर बात। बात सुनो ध्यान से, ये हर जगह वैलिड नहीं है कि मतलब हर एक रिएक्शन के लिए वैलिड हो जाए, इसलिए आगे आर्हेनियस इक्वेशन एक आएगी जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे हो उसके बारे में बात करेंगे। बट सुन ना, यहां से हम एक चीज निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट को हम लिखते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है K T+10 डिवाइडेड बाई KT। मतलब रेट कांस्टेंट एट T एंड रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 to 3 आती है, यानी 2 से लेकर 3 के बीच में आती है। ये वैल्यू 2 से लेकर कहां तक आएगी, 3 के बीच में। लेकिन एनसीईआरटी ने कंसीडर क्या किया है, 2। अगर एनसीईआरटी ने 2 कंसीडर किया है इसीलिए रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर ये वैल्यू 2.5 आ जाए तो रेट क्या हो जाएगा, 2.5 टाइम बढ़ेगा। अगर ये वैल्यू 3 टाइम आ जाए तो रेट क्या बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा। बट हम कंसीडर करिए क्या चल रहे हैं कि ये वैल्यू लगभग 2 के बराबर ही रहेगी, और अगर 2 रहेगी तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बट एक्चुअल में ये वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। अब सुनना, लेकिन सर हम हर बार 10 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रेज करेंगे, ये जरूरी थोड़ी है। भाई कभी 10 डिग्री से ज्यादा कर दिया, 12 कर दिया, 15 कर दिया, तो क्या होगा, 10 डिग्री बढ़ रहा है तो बता देंगे। तो भैया अगर हम किसी और टेम्परेचर को यानी 10 डिग्री के अलावा 12, 15, 20 कुछ भी रेज कर रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन किसने किया है, आर्हेनियस ने किया है। किसने किया है, आर्हेनियस ने। तो हमारे पास टेम्परेचर के फर्क को या टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को रेट कांस्टेंट के ऊपर कौन एक्सप्लेन करता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं, यहां तक तो नोट कर ही लिया होगा। तो अब जो है इसी के अंदर हमारा टॉपिक क्या आएगा, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन। अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन की बात करें तो होता है K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में माइनस ई ए अपॉन में आर टी। क्या होता है, ई अपॉन में आर टी। इसके अंदर अगर हम बात करें K की तो K क्या है, रेट कांस्टेंट। K क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक। ए क्या है, ए को हम बोलते हैं बच्चे प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या फिर हम आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं, आर्हेनियस क्या हुआ, ई ए है, ई है वो छोटा ई। इसके अलावा अगर हम बात करें ई ए, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका आर आपको पता है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314
जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर हम कभी कभार इसको कैलोरी में इस्तेमाल करेंगे। 2 कैलोरी कितना होता है? 2 कैलोरी पर मोल। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो टी क्या है? टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं तो अगर मान लिया मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो के साथ में क्या चेंज आएगा ये बताओ। वैसे तो हमने पीछे भी पढ़ लिया है, बट अगर आप देखोगे इस इक्वेशन के हिसाब से टी का है नीचे, अगर मैं ये बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर वैल्यू नेगेटिव में, देखो वैल्यू कैसी है? नेगेटिव में है, यानी पावर नेगेटिव में कम हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्ट पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? बढ़ाएगा। इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। और अगर मैंने टेम्परेचर क्या किया? कम किया, तो के की वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ये तो हम पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पे के बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पे के क्या होता है? कम होता है। यही चीज अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी के लिए देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए बताना, तो भाई अगर मान लिया मैंने ई ए को बढ़ा दिया तो भैया ई ए बढ़ा करने का मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी। मतलब नेगेटिव में पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा। और नेगेटिव में पावर ज्यादा होना मतलब वैल्यू कम हो रही है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने से के की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। और एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से के की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है और टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन। चश्मा लगा लिया कर। मैं लॉग ले लूं इस वाली इक्वेशन का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई? टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा? एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी होगा। और अगर हम बात करें तो यहां देखो ए और ई की पावर ई अपॉन में आर टी मल्टीप्लाई में है, और लॉग में अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या हो जाते हैं? प्लस में। तो एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो यहां क्या रहेगा? एल एन ए ही रहेगा। और आपको पता पावर में जो होता है वो कहां जाएगा? आगे। तो यहां जाएगा माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। आप सुना ध्यान से, एल एन ई की वैल्यू कितनी होती है? 1। एल एन ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। एल एन ई इज इक्वल टू कितना होता है? 1। अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन मिल गई। अगर इस इक्वेशन को मैं एक कॉमन लॉग में, ये तो किसमें है? नेचुरल लॉग में है, अगर मैं कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई। तो भाई यहां आएगा 2.303, यहां आएगा 2.303। चलो अगले पेज पे लिख दो। एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, 2.303 मतलब नेचुरल लॉग ही ले रहे हैं। 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी। यही होगा क्या? अब मैं क्या चाह रहा हूं कि भैया 2.303 इतनी सारी जगहों पर हट जाए, टेंशन खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या किया? सबको डिवाइड कर दिया। अगर हम सबको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सर लॉग के बचेगा इज इक्वल टू, ये बचेगा सर लॉग ए बचेगा। यहां कुछ था नहीं सर तो डिवाइड में आ जाएगा 2.303 आर टी। तो ये हमारे पास फिर से इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म ऑफ कॉमन लॉग। ठीक, तो ये कॉमन लॉग की इक्वेशन हो गई और इससे पहले वाली नेचुरल लॉग की हो गई। ये दोनों इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलता हूं ग्राफ पे। हाँ हो गया। इसी पे ग्राफ बना रहा हूं मैं, मतलब इसी पेज पे। अगर हम ग्राफ की बात करें
तो याद रखना इसके ग्राफ से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, सुना ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं नेचुरल लॉ का ग्राफ बना रहा हूं, तो मेरे पास था क्या, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ई ए अपॉन में आर टी। अगर हम बात करें तो हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो एक तरफ हम टेम्परेचर ले रहे हैं, यानी इधर क्या है, टेम्परेचर है। इस तरफ अगर हम बात करें तो हम क्या ले रहे हैं, ln k। ठीक, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये ग्राफ आप जो ऐसे दिख रहा है, y इज इक्वल टू, ये है mx और ये क्या है, c, यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। जहां पर अगर मैं बात करूं y तो क्या है, ln k है, यानी इस तरफ क्या हो जाएगा, ln k हो जाएगा। लेकिन अगर बात करूं c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या है, ln a, यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब कहीं ना कहीं यहां ये इंटरसेप्ट होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं इसको भाई, ये ln a है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से अगर आप देखोगे इसमें टेम्परेचर को अगर आप छोड़ दो तो बचा क्या, ई ए अपॉन में आर। तो टेम्परेचर को आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया, तो ई ए अपॉन में आर क्या बचा, एम, यानी एम है आपका माइनस का ई ए अपॉन में आर। और मैंने आपको बताया है कि अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो ग्राफ कहां आएगा, डाउनवर्ड आएगा, तो मतलब ऊपर से ग्राफ कहां आएगा, नीचे की तरफ। और अगर आपसे पूछेगा इसका स्लोप तो आप क्या बोलोगे कि सर स्लोप बराबर क्या है, माइनस का ई ए अपॉन में आर है। लेकिन सुनना, अगर यही ग्राफ कॉमन लॉग की जगह और नेचुरल लॉग की जगह किसका होता, कॉमन लॉग का होता, तो क्या करते, इसको हमने क्या कर दिया, लॉग के कर दिया, तो भाई ये क्या हो जाता, लॉग ए हो जाता, और सब कुछ सेम होता है, आपको पता है, बस फर्क किसका आता, 2.303 से आगे क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। क्लियर बात, बाकी सारे ग्राफ क्या आता है, क्या हुआ, अच्छा सॉरी, टेम्परेचर ये 1 अपॉन में टी, हाँ टेम्परेचर क्या है, 1 अपॉन में टी। अब देखना ध्यान से, आपको पता चल गया कि सर टेम्परेचर पे तो के डिपेंड कर रहा है, तो मतलब अगर मेरे पास टेम्परेचर दो अलग अलग हो तो के की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो मान लिया अगर मेरे पास T1 है तो भैया वैल्यू क्या होगी, K1, और अगर टेम्परेचर क्या हुआ T2 तो वैल्यू क्या होगी, K2 होगी। सही बात है। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई साहब, ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन में आर T1। सही बात है। इक्वेशन नंबर 1, ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन में आर T2, इक्वेशन नंबर 2। हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, K2 माइनस ln K1 आ जाएगा, यहां इज इक्वल टू, यहां अगर मैं लिखूंगा तो आ जाएगा ln A माइनस ई ए अपॉन में आर T2 माइनस, अब सुनना, ये तो ln A माइनस का ही रहेगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी एक माइनस था, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस ई ए अपॉन में आर T1। सही बात है। अब हुआ क्या कि भाई साहब ये ln A से ln A तो कैंसिल हो गया, तो ln K2 माइनस K1, यानी जब लॉग सब्ट्रैक्शन में हो तो डिवाइड में चला जाएगा, तो सीधा बोल सकता हूं ln K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू, प्लस वाले को पहले लिख दूं
तो मैं लिख दे रहा हूं ई ए अपॉन में आर टी वन माइनस ई ए अपॉन में आर टी टू। सही बात है। तो अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है भाई साहब, यहां आया ln k2 अपॉन में k1। अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो ई ए अपॉन में आर कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आया ई ए अपॉन में आर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। ये इन टर्म ऑफ नेचुरल लॉग। लेकिन अगर इसी को हम कॉमन लॉग में लिखेंगे तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, यहां हो जाएगा लॉग K2 अपॉन में K1 2.303 से यहां मल्टीप्लाई होगा, तो मैं सीधा इधर भेज दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो सीधा इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ई ए अपॉन में 2.303 आर 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन। ठीक, वैसे ज्यादातर रिलेशन आप नीचे वाला ही इस्तेमाल करोगे। बताओ, ये तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, बट इसके अलावा एक रिलेशन हम और पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है इसकी। और वो क्या है कि मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, एक्टिवेशन एनर्जी बदल दी। जब स्टार्टिंग में मैंने आर्हेनियस इक्वेशन लिखी थी तो मैंने बताया दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, आर तो गैस कांस्टेंट है, एक बचा टेम्परेचर और एक बचा एक्टिवेशन एनर्जी। तो टेम्परेचर का तो फैक्टर हम इतना देर से देख रहे हैं, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी पे भी तो डिपेंड करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा या क्या रिलेशन आएगा अगर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो तो। ठीक, मतलब हमारे पास जो अगला केस आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है और मैं कह रहा हूं कि E A1 तो ये क्या हो जाएगा K1, और दूसरा क्या है E A2 तो ये क्या हो जाएगा K2। तो फिर से हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अगर हम दो इक्वेशन बनाएंगे तो मैंने लिखा ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस का E A1 अपॉन में RT, इक्वेशन नंबर 1। और यहां अगर मैं लिख दूं ln K2 तो क्या हो जाएगा ln A माइनस E A2 अपॉन में RT, और इक्वेशन नंबर 2। सेम तरीका दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हाँ है, हाँ हाँ, इसमें E A1 क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है ना, याद है पीछे से एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन था, तो हम मान के चल रहे हैं E A1 क्या है, ग्रेटर देन है E A2 से। वैसे अगर यहां नहीं भी मानोगे ना कि कौन ग्रेटर देन है तब भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ln K2 अपॉन में K1, मतलब सीधा लिख दूं चलेगा, 2 माइनस 1 किया है, और आपको पता है ln A तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाद वाला प्लस का आएगा, पहले वाला माइनस का आएगा। तो बाद वाला कौन है E A2 अपॉन में RT माइनस E A1 अपॉन में RT। अब बताओ आप ln K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E A2 माइनस E A1 अपॉन में RT। और अगर आप इसको कॉमन लॉग के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो लॉग K2 अपॉन में K1 क्या हुआ, फर्स्ट पे सेकंड में से माइनस किया ना, तो K1 अपॉन K2। सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया मैंने, तो आपने ग्रेटर को उसको लिया, फिर अरे एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्स रिलेशन है, तो K की वैल्यू किसकी बड़ी होगी, K2 बड़ा होगा ना। आप सुना ध्यान से, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैसे तो मैं बताऊं आपको
आप अगर फर्स्ट में से सेकंड को भी माइनस कर रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोचो अगर मान लिया यहाँ बड़ी छोटी वैल्यू लिया तो यहाँ जो आंसर आएगा यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव में आ रहा तो यहाँ आ जाएगा उल्टा आंसर, तो दोनों मैनेज हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। E(a2) के में अच्छा सेकंड माइनस फर्स्ट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, 2 पहले हमने लिखा है सेकंड बाद में, ठीक, ये उल्टा कर दिया था। एक्चुअली हमने क्या किया है, सेकंड को पहले लिखा है और बाद वाला प्लस का होगा, तो मतलब यहां क्या आना चाहिए, E(a1) अपॉन में RT पहले आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, और माइनस E(a2) RT ये क्या आएगा, बाद में आएगा, तो क्या हो जाएगा RT, और यहां क्या है E(a1) माइनस E(a2). अब आप बताओ जल्दी से, अगर हम नेचुरल लॉग में लिखेंगे तो सब कुछ तो सेम ही रहेगा, कॉमन लॉग में E(a1) माइनस E(a2) अपॉन में 2.303 RT, क्लियर बात, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब सुनो, ये एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन था, इसके अलावा जो है ये एक बात यहां पे कुछ लिख रहा हूं, ये भी ध्यान रखनी है, ये किसके लिए है, इसके लिए, यही ये सब काम करते हैं और बाकी कुछ लोग नहीं करते हैं। ये क्या काम करेंगे, अभी तक आपने K1 K2 का रिलेशन देखा, ये आपसे क्या पूछते हैं, कहेंगे अगर मान लिया मेरे पास K1 इंटू में K2 का स्क्वायर है अपॉन में ये K3 है, ये एक रिलेशन दे दिया है किसी के कांस्टेंट का, मतलब लेट से मान लेते हैं ये K है, मतलब एक मेरे पास रेट कांस्टेंट K है, उसका किसी इक्वेशन के साथ K1 K2 और K3 के साथ ये रिलेशन है, पूछेंगे फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी, किसके बीच में रिलेशन, एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड कर दो। तो जब आपसे ऐसा सवाल ये लोग करेंगे तो आपको क्या ध्यान देना है, सुना ध्यान से, अगर मल्टीप्लाई में है तो एक्टिवेशन एनर्जी को प्लस में करना, सुना ध्यान से, K के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, E(a) होगी, K1 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, E(a1) होगी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस का साइन लगाना है, और स्क्वायर अगर है तो आगे मल्टीप्लाई का लगा देना है, और क्या है K2 है तो क्या लगाना है, E(a2) लगाना है, और जब डिवाइड हो तो माइनस का साइन, और ये K3 है तो क्या हो जाएगा E(a3), ये रिलेशन होता है। वैसे तो इस रिलेशन को हम डराइव भी कर सकते हैं, आप लोगों को मैं एक आइडिया दे दे रहा हूं, आप लोग घर पे एक बार ट्राई करना, वैसे आपको पता है जो है हमें बोर्ड में इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक, तो आपसे कुछ नहीं करना है, सिंपल शब्दों में अगर आप K की बात करोगे तो K को आप क्या लिख सकते हो, A(e) माइनस E(a) अपॉन में RT, अरे सोचो ध्यान, इसी को लिख रहा हूं मैं, K की जगह ये लिख सकता हूं इज इक्वल टू K1 की जगह क्या लिखूंगा, A(e) माइनस E(a1) अपॉन में RT, ऐसे ही क्या लिखूंगा E(e) माइनस E(a2) अपॉन में RT, और इसकी पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर, ऐसे ही तो होगा, इस तरीके से लिखोगे तो कॉमन आपको मिल जाएगा ए, और फाइनली जब आप रिजल्ट निकालोगे तो आपको यही सेम रिलेशन मिलेगा। आप एक बार घर पे जाओ तो इसको ट्राई कर सकते हो, और नहीं आएगा तो बताना, फिर मैं बता दूंगा अलग से कहीं E(a3), ठीक है ना, बट इसी रिलेशन से क्या होगा, ये ड्राइव होकर के आएगा, नहीं क्लियर बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन नहीं है, हाँ तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शनल, मैं क्या कह रहा हूँ, चुपचाप आपको क्या करना है, इस मेथड से सॉल्व कर देना, आपका काम हो जाएगा। बोर्ड में आपके पास है ही नहीं, यानी एनसीईआरटी में ही नहीं है तो बोर्ड में क्या पूछेगा, एनसीईआरटी में नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, तो आपका काम समय बचाना है, तो चुपचाप याद रखो सॉल्व कैसे करते हैं डायरेक्टली, और अगर आपका मन कर रहा है बड़ा डेरिवेशन का कैसे आ रहा है तो आप ये डेरिवेशन करके देख लेना एक बार, और अगर नहीं होता है तो बताना मुझे, मैं कर दूंगा, ठीक, इसको इरेज कर दो आप सुनना जल्दी लिखो। और कुछ बातें जो मुझे इंपॉर्टेंट बतानी है, क्या कि अगर कभी पूछ ले आपसे यूनिट ऑफ ए, किसकी यूनिट, एक यूनिट, अब ए क्या है, वही प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट, तो अगर आपसे यूनिट ऑफ ए पूछ ले तो याद रखना ये यूनिट ऑफ के के बराबर होता है, यूनिट ऑफ के। अब के की यूनिट किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर पे, अगर रिएक्शन 0 ऑर्डर है तो अलग यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर है तो अलग यूनिट, सेकंड ऑर्डर है तो अलग यूनिट,
मतलब ए की भी यूनिट उस हिसाब से क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात और कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कितनी हो सकती है, ए के बराबर हो सकती है, फिर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के बराबर हो जाती है। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो एमसीक्यू वगैरह में आपको इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर। तो यहां तक हमने बात कर ली आर्हेनियस इक्वेशन की। अब हमें जो समझना है वो क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यानी किसी भी इक्वेशन के अंदर एनर्जी का क्या लेन देन हुआ है और वो इक्वेशन कैसे प्रोसीड हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगती है, कब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, कब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और एक चीज हमने पढ़ा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट मैंने बताया था कि क्या होता है, अगर आप के की वैल्यू निकालोगे T+10 पे विद रिस्पेक्ट टू के की वैल्यू एट टेम्परेचर T पर, तो आपकी वैल्यू 2 से लेकर 3 आती है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ग्राफ बनाया था। और वो ग्राफ भी आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका रेट जो है वो डबल हो जा रहा है। तो उसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ के थ्रू समझेंगे। और उसके अलावा जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है उसको समझना है, और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बाद कोलिजन थ्योरी समझनी है। ठीक है ना। आई होप अभी टाइम है हमारे पास, टाइम 2 मिनट भी बाकी है। 2 मिनट में तो कुछ खराब हो गया। हाँ, तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। शांति से बैठे रहना। अभी इधर देखो, हाँ, अगर हम मान लें इधर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और इधर हमारे पास है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। सुनना, कुछ काम की बातें हैं। इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखना जानती, ये जो पीक वाला पॉइंट है ना, इस पीक पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब मैक्सिमम कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक, और सुनना, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, मैं यहां लिख रहा हूं आर मतलब ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है, पी मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब सुना ध्यान से, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, और अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी। इसको हम बोलते हैं एचपी यानी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं क्या, एचआर यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में जो चेंज होता है ना, इसे हम बोलते हैं बच्चे डेल्टा एच। क्या बोलते हैं, डेल्टा एच यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी एनर्जी में क्या चेंज हुआ। भाई रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी रही होगी, रिएक्शन हुई तो उसके एनर्जी के अंदर चेंज आया, तो कितना चेंज आया, दैट इज डेल्टा एच। ठीक, अब अगर बात करूं तो यहां से लेकर के यहां तक आपको दिख रहा है पीक पॉइंट। इसको हम बोलते हैं बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्टिवेशन एनर्जी। ये है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, जब भी एक रिएक्शन शुरू होती है तो जो ये वाला पॉइंट पहुंचा है ना, इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट, सॉरी इंटरमीडिएट नहीं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अब सुनना, अगर मैं बात करूं ये मेरा रिएक्टेंट है, तो यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी लगी है इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्शन कहां जा रही है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, तो इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। और यहां से लेकर के अगर मैं यहां तक निकालूंगा तो ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ठीक। हाँ सुना जानते, रिएक्टेंट से लेकर के ये जो गैप दिख रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं तो एक चीज अगर देखोगे तो इस ग्राफ के अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज्यादा। इसका मतलब रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हुई है। तो ऐसा अगर होता है तो इस रिएक्शन में क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये जो ग्राफ बना है ये किसका बना है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। किसका है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। अगर मैं बात करूं तो इस ग्राफ में अगर आप देख पा रहे हो तो सर एचपी यानी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी एचपी इज ग्रेटर देन एचआर। और जब हम डेल्टा एच निकालते हैं तो ये क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर एचपी ज्यादा है तो बताओ डेल्टा एच कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है अगर इंथैल्पी पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है? एंडोथर्मिक। और बताओ, एक जो क्वेश्चन कई बार पूछे हैं क्या, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिलेशन। अगर मुझे फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो मुझे पता है यहां से लेके यहां तक पूरा फॉरवर्ड है। अगर मैं बैकवर्ड में डेल्टा एच जोड़ दूं तो फॉरवर्ड के बराबर आ जाएगा। तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड और प्लस डेल्टा एच। तो ये कुछ रिलेशन आपको पता होना चाहिए ग्राफिकली कि ग्राफ के अंदर ये सारी वैल्यूज क्या क्या होती हैं और कैसे निकलती हैं। तो अगर आपको, हाँ, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड या बैकवर्ड दे रखा है तो आप डेल्टा एच निकाल सकते हो। अगर आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे रखा है तब भी आप डेल्टा एच निकाल सकते हो। ग्राफ देख करके आप बता सकते हो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ठीक। और कुछ बातें सुनो, जैसे यहां पर नहीं दे रखा है, बट अगर आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अक्सर पूछता है, बस 1 मिनट का समय और लूंगा। क्या पूछेगा? जैसे मैंने बोला ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। आपसे पूछ लेगा रिएक्शन कितने स्टेप की है? 1 स्टेप की रिएक्शन है। एक ट्रांजिशन स्टेट मतलब सिंगल स्टेप। देखिए सुनना, अगर मान लिया मैंने ये ग्राफ बनाया और इस ग्राफ में मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, अब कितने स्टेप की रिएक्शन है? देखो ये पीक वाला पॉइंट मैंने क्या बोला? ट्रांजिशन होता है। जितनी ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने स्टेप मिलेंगे। तो भाई यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट कितनी आ रही है? 2। कितनी आ रही है ट्रांजिशन स्टेट? 2। तो ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये इंटरमीडिएट है, और रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है? 2। यानी पहले यहां से यहां गया, एक इंटरमीडिएट बना, और फिर यहां से यहां गया, अगले में प्रोडक्ट बन गया। मतलब कितने स्टेप हैं? 2 स्टेप है। कितने स्टेप हैं? 2 स्टेप है। और अच्छा ये भी पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन सा स्लो स्टेप है? देखिएगा, ध्यान से देखना। जैसे मान लिया ये ऐसे है, एक पीक से छोटा था, तो आपको पूछेंगे स्लो स्टेप कौन सा है? आप बताओ स्लो स्टेप कौन होगा? जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। सही बात है ना? अरे अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन तो इंस्टेंट हो जाएगी, तो स्लो कहां से हुआ? तो फास्ट हो गया। मतलब जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिख रही है वो स्लो स्टेप होगा। मतलब ग्राफ में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एमसीक्यू वगैरह में पहुंच जा सकती हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मिलेगा आपको बहुत कुछ, ठीक है ना? तो बस यहीं तक आज की क्लास में। बाकी एक्सोथर्मिक का ग्राफ अगली क्लास में बनाएंगे ताकि एक बार रिपीट भी हो जाएगा और आगे चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है?